Hello students, good morning. Today we will discuss on the topic computer networking. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर के नेटवर्क या डिवाइसेस को मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। या फिर अगर हम वैसे नॉर्मली नेटवर्क की बात करते हैं तो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड का जो सर्कल होता है का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको भी हम एक नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, मतलब कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हम बाइंड कर देते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, डाटा शेयर कर सकें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, तो वो होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक सेट है कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं उस नेटवर्क के अंदर हमारे सारे कंप्यूटर्स ही हों, और भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकते हैं। जैसे प्रिंटर है, एक प्रिंटर है, 10 कंप्यूटर है हमारे पास, 10 कंप्यूटर को आपस में हमने शेयर करा लिया, आपस में बाइंड करा लिया। उसके बाद उनको एक कंप्यूटर के जो हमारा प्रिंटर था उसके साथ भी हमने उसको अटैच कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर या हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो भी स्कैनर है, जो प्रिंटर वगैरह हैं, उन सबको जब हम बाइंड करते हैं, उन सबको आपस में जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अब बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क, हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो वायर्ड, या तो वायर के थ्रू उनको जोड़ सकते हैं, या फिर वायरलेस, जो वाईफाई वगैरह सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स के थ्रू हम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। और जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी नीड क्या हुई, क्या नीड है उसकी? जो कंप्यूटर नेटवर्क है, सबसे पहली जो नीड है वो है हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो सबसे पहले तो जो हमारी नीड है वो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग। अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, हम उसी को सभी कंप्यूटर के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि सभी उसी को यूज कर ले, तो रिसोर्स को शेयर कराने के लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम अपने कंप्यूटर लैब की बात करें, वहाँ पे हमारे पास मान लो 20 सिस्टम हैं और सारे क्या हैं? इंडिविजुअल हैं। हर एक सिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि एक प्रिंटर और इंस्टॉल करना चाहता हूँ लैब के अंदर, तो हर सिस्टम को मैं चाहता हूँ कि हर सिस्टम से प्रिंट निकाला जा सके। तो इसके लिए तो या तो मैं हर सिस्टम के साथ एक प्रिंटर लेके आऊँ, मतलब मेरे को 20 मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम हैं, तो उनके लिए मेरे को 20 प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं उन 20 सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करा दूं, जोड़ दूं उनको आपस में, और उनको प्रिंटर के साथ, जो प्रिंटर है हमारा, वो भी मैं किसी उस नेटवर्क में एक सिस्टम के साथ जोड़ दूं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो 20 सिस्टम थे हमारे पास, वो सारे एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, सभी उसी प्रिंटर पे प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसकी आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी। अब सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था अर्पानेट। एक अमेरिका की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिसने इसको डेवलप किया था, सर्च किया था। और ये जो अर्पानेट है, ये हमारा जब जब अमेरिका के अंदर एक युद्ध चल रहा था, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जो सेना है, हमारी जो आर्मी है, उस तक कोई भी इंफॉर्मेशन है जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो तब इन्होंने फर्स्ट नेटवर्क की खोज की थी और उस नेटवर्क का नाम रखा था अर्पानेट। और इसकी जो
सर्च हुआ था, जब ये रिसर्च हुई थी इसका, तो ये हुआ था हमारा 29 अक्टूबर 1969 के अंदर। पहला नेटवर्क, जो पहला कंप्यूटर का नेटवर्क था, ये तब बना था हमारा 19 अक्टूबर 1969 को। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। भाई कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं? अब वही फ़ायदे हैं जैसे आपकी एक, जैसे व्हाट्सएप का आपका ग्रुप होता है, आप इसी को सिमिलर मान के कर चल सकते हैं। क्या फ़ायदा होता है? कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, वीडियो सेंड वगैरह करते हैं, इसी तरह से सिस्टम पे मेल भेजी जा सकती है, या और भी बहुत सारे काम होते हैं इस जो हम एक नेटवर्क के थ्रू ही कर सकते हैं। दूसरा शेयरिंग, अभी मैंने बताया जैसे कोई भी एक हमारे पास रिसोर्स है, उसको शेयर सभी कंप्यूटर के साथ करना चाहते हैं तो हम शेयर करा सकते हैं उसको। सिक्योरिटी, जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ता है तो इसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। हर एक जो आपका फाइल है, हर एक फोल्डर है, उस पे हम सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में कौन सा सिस्टम हमारी किस फाइल को देख सकता है, या वो देख सकता है, या कुछ एडिट भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम सिक्योरिटी के अंदर परमिशन दे सकते हैं। यूज़र और पासवर्ड लगा के हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो जो एडमिन होता है वो चाहे तो सभी यूज़र को रिमूव भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, और वो ये भी सिक्योरिटी लगा सकता है कि एडमिन के अलावा कोई भी व्हाट्सएप के अंदर जो हमारा ग्रुप है उसमें मैसेज ना कर सके। तो नेटवर्क का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि इसके ऊपर सिक्योरिटी को अप्लाई किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अब मान लो हमारे लैब के अंदर सिस्टम है 20, मैंने बताया कि मान लो हमारी लैब में 20 कंप्यूटर सिस्टम है। अब कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर, जैसे कोई भी डाटाबेस के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो हमको परचेज करने होते हैं, उनका कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है। अब एक तो ये हो कि मैं सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदूँ, परचेज करूँ, उसके बाद हर एक सिस्टम पे इंस्टॉल करूँ, या फिर ऐसा कर लो कोई भी एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लूँ उसको, और उसके बाद सभी सिस्टम के अंदर जो हमने नेटवर्क बनाया था आपस में सभी सिस्टम को जोड़ दिया था, उसके अंदर हम उसी सॉफ्टवेयर को शेयर करा दें। तो इससे काफ़ी बचत होती है कि हर सॉफ्टवेयर के लिए, हर सिस्टम के लिए हमको सॉफ्टवेयर की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब फैलाना, और आपको पता है जब भी नेटवर्क पे कोई मैसेज है या कोई भी चीज़ वायरल होती है तो ब्रॉडकास्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक मैकेनिज़्म है कि ये जल्दी से इन्फॉर्मेशन को हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। उसके बाद है इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ नेटवर्क पे डाली जाती है वो हमारी फ्लेक्सिबल हो सकती है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट को भी छोड़ो, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी एक मेल है, उस मेल मेरे को टाइप करनी है या उसके अंदर कुछ मेरे को ऐड करना है, तो क्योंकि वो चीज़ हमने इंटरनेट पे डाल रखी है, और इंटरनेट क्या है, वो भी एक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, जिसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर मान लो एक प्रोजेक्ट है या कोई एक काम है जो मान लो मैं अपने सिस्टम पे, जो पर्सनल सिस्टम है उस पे स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मेरे को वो काम और भी आगे करना है तो मेरे को अपने सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। जो पर्सनल सिस्टम है हमेशा मेरे पास होना चाहिए। या फिर हम प्रोजेक्ट को नेटवर्क पे डाल देते हैं, जैसे तो आपको पता है जैसे ईमेल है, ईमेल तो आपको पता है कि ज़रूरी नहीं कि मेरे पास पर्सनल सिस्टम होगा तभी मैं उस पर काम कर सकूँ। ईमेल का मतलब है नेट पे आपने उसे डाल दी, और नेट पे डाल दी तो इसका मतलब आप उसको कहीं भी उठा सकते हैं। तो इंस्टेंट और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट आप कहीं भी शुरू कर सकते हो और उसको कहीं भी ख़त्म कर सकते हो।
कि मतलब आपको एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ नेटवर्क पे डाल दी तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस। उसके बाद मेजर कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। एक सिस्टम के अंदर, एक सिंगल सिस्टम के अंदर जो हमारा पर्सनल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या कंपोनेंट होना चाहिए जिससे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ सकें। तो सबसे पहला है एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आपका जो सिस्टम है जो ऑपरेट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे कि विंडोज़ होती है आपकी, उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए कि वो एक दूसरे को कनेक्ट कर सके। हालांकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल हमारे आते हैं उनके अंदर ये फीचर पहले से ही अवेलेबल होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके, दूसरे सिस्टम से डाटा ले सके, उसको भेज सके, मैनेज कर सके। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे, उसी के अंदर वैसे तो आजकल इनबिल्ट आता है, लेकिन पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे डोस वगैरह, उनमें ये चीज़ें नहीं होती थी। वो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक सिस्टम को, जो हमारा पर्सनल सिस्टम है, उसको ऑपरेट कराने के लिए ही यूज किए जाते थे। लेकिन आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, ये जितने भी हमारी विंडोज़ आई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आए, इनके अंदर ये सारे कंपोनेंट इनबिल्ट होते हैं जो हमारे नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा होता है एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम क्या होता है कि आप एक सिस्टम को दूसरे के साथ जोड़ोगे तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन या तो वायर के थ्रू आएगी या आपके सिग्नल के थ्रू आएगी। तो हर एक सिस्टम के अंदर एक आपका एनआईसी होती है। अगर सिस्टम को पीछे हम देखते हैं तो उसके अंदर एक नेट की जो वायर होती है, लैपटॉप हो या कोई भी पीसी हो, उसके पीछे एक पोर्ट होता है उसका, जहाँ पे RJ45 नाम एक कनेक्टर होता है जो हम वहाँ पे लगाते हैं। और वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारी आएगी और जाएगी वो उसको मैनेज करा सके। तो ये दोनों एनआईसी जो होते हैं, एनआईसी का मतलब एक हार्डवेयर होता है, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये एक स्पेशल कार्ड होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो केवल वायर के थ्रू ही आपका डाटा ले सकती है। और इसके साइड में दिखा रखा जैसे वायरलेस एनआईसी, ये आपने देखे होंगे, जैसे आपका ब्रॉडबैंड आता है आजकल या कोई भी हब या स्विच वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का एक सिग्नल को कैच करने के लिए होता है। तो ये जो अडेप्टर होता है आपका, ये होता है आपका जो बिना वायर, मतलब कि जो सिग्नल्स आते हैं उनको कैच कराने के लिए। तो एनआईसी आपका दो तरह से हो सकता है, वायर्ड भी और आपका वायरलेस भी। और इस पे होता क्या है कि जो ये कार्ड होता है, इस डिवाइस का अपना एक खुद का एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहा जाता है, MAC, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो आपके नेटवर्क को हैंडल करता है। तो हर एक हार्डवेयर डिवाइस पे एक मैक एड्रेस होता है, एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, उसी को मैक एड्रेस कहा जाता है। और वो मैक एड्रेस आपके एनआईसी पे होता है, जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस पे इंस्टॉल होता है मैक एड्रेस। उसके बाद एक कम्युनिकेशन मीडियम। अब एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा तो उसके मीडियम बस दो ही मीडियम है, या तो वायर्ड, भाई एक वायर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, सिस्टम जो अपना डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा वो या तो वायर के थ्रू हो सकती है या फिर सिग्नल के थ्रू। अगर वायर के थ्रू है तो उसके अंदर हम एक वायर का यूज करेंगे, और वायरलेस है तो सिग्नल का यूज करेंगे। अब बात आती है वायर्ड नेटवर्क की। अब वायर्ड, वो वायर कौन सी होती है जो एक नेटवर्क पे आपका डाटा या इन्फॉर्मेशन उसको शेयर कराती है या कैच करती है या सेंड करती है, रिसीव या सेंड करती है। तो वो वायर आपकी, वो भी तीन तरह की होती है। सबसे पहली होती है कोएक्सियल केबल, आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रही होगी कि जो कोएक्सियल केबल है वो क्या होती है। जैसे ये वायर काम करती है, जो हमारा टेलीविज़न नेटवर्क होता है उससे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का काम करती है कोएक्सियल केबल्स। इसके अंदर क्या होती है, जो कॉपर
जो एक तांबे का जो तार होता है बीच में सेंटर में होता है, उसके बाद उसके ऊपर जो प्लास्टिक का या रबड़ जो बोल सकते हैं हम, उसका इंसुलेशन होता है, और उसके ऊपर एक होती है हमारे पास कॉपर मैश, मतलब एक जाली सी होती है। बस इसके अंदर क्या होता है, जो मैनुअली हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो नेटवर्क होता है हमारा, ये होता है एक टेलीविज़न नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है। जो कोएक्सियल केबल होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है हमारी 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक की, मतलब 10 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर 100 MB पर सेकंड। ये डिपेंड होता है हमारी लेंथ पे कि जो डिस्टेंस है वो कितना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जितना कम डिस्टेंस होता है उतनी ही स्पीड हमारे पास अच्छी होती है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है केबल की वो हमारे पास इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर क्या होते हैं कि 4 पेयर होते हैं और हर पेयर में 2 वायर होती हैं। और ये जो ट्विस्टेड पेयर या इथरनेट केबल जिसको बोलते हैं, ये हमारी काम आती है जो कंप्यूटर का हम नेटवर्क बनाते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल ही काम आती है। अब जैसे कोएक्सियल केबल थी, उसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर आता है, वो सबने देखा हुआ शायद। आपके टीवी के पीछे जो पिन होती है जो कोएक्सियल केबल को हैंडल करती है, मतलब आपका जो डिवाइस है, जो टेलीविज़न है, उसको और आपकी कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने का काम करती है, वो होता है कनेक्टर। तो इसी तरह से जो इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसको कनेक्ट करने का काम करता है कनेक्टर, जिसका नाम होता है RJ45। तो जो भी हम नेटवर्किंग के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं, उन केबल्स को कनेक्ट करने का काम हमारा होता है RJ45। उसके बाद तीसरी टाइप की वायर जो होती है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इसका मेन वर्क यही होता है कि जहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो अगर ज़्यादा है तो हम ऑप्टिक फाइबर जो केबल होती है उनका यूज़ करते हैं। ये आपने देखी भी होंगी, जो टेलीफोन के लिए यूज़ करते थे, जो एक ऑरेंज कलर की वायर होती है, वो एक ग्लास वायर होती है, शीशे की धातु की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, और जो इसकी वायर होती है वो लाइट इसके अंदर वायर होती है, मतलब उनके अंदर जो हमारा फ्लो होता है, जो डाटा का फ्लो होता है, वो बहुत ही स्पीड से होता है। और जैसे ये हमारी जो सड़कें होती हैं, इनकी दोनों साइड से या एक साइड से कई बार आपने देखी होंगी, नीचे से ज़मीन के अंदर से इनको बिछाते हैं, जो ज़मीन के अंदर से लेके जाते हैं। और इसका काम होता है कि ये आपका जो डाटा होता है उसकी स्पीड को बहुत ही फास्टली यूज करते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो टेलीफोन का जो नेटवर्क होता है उसमें काम आती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। उसके बाद आर्किटेक्चर, जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला तो होता है पीर टू पीर आर्किटेक्चर। इसको शॉर्ट फॉर्म में P2P भी बोल देते हैं, P2P, या फिर इसका पूरा मीनिंग होता है पीर टू पीर आर्किटेक्चर। इस टाइप के नेटवर्क में क्या होता है कि जो कंप्लीट पीसी होते हैं, हर पीसी जिसके पास सारा अपना खुद का रिसोर्स होता है, खुद अपने आप में ही वो सर्वर होते हैं, तो इसमें सभी सर्वर का कनेक्शन होता है आपस में। अगर इस पिक्चर को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देखो, हर एक सिस्टम के पास अपना खुद का CPU भी है, खुद का मॉनिटर भी है, खुद का कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सबके पास अपना सारा मटेरियल है। उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद का होता है, स्टोरेज डिवाइस भी जो हमारे हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं वो भी खुद की होती हैं। तो आपस में सर्वर से सर्वर टू कनेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं पीर टू पीर आर्किटेक्चर। इसमें हर एक सर्वर जो आपका नेटवर्क है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जितने भी आपका नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो इस नेटवर्क के अंदर जो भी एक सिंगल डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर, सिंगल जो कंप्यूटर उसको नोड बोलते हैं, NODE, नोड। तो इसके अंदर हर एक नोड एज ए सर्वर भी बिहेव करती है और एज ए क्लाइंट भी बिहेव करती है। मतलब अपने आप में वो सर्वर भी है और अपने आप में क्लाइंट भी है। मतलब वो डाटा जो सेंड करते हैं वो सेंडर भी है और वो रिसीवर भी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपस में सारा
एक फुली कनेक्टेड आर्किटेक्चर होता है, फुली कनेक्टेड सिस्टम होते हैं आपस में, उसी को बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अगर इसके अंदर कोई भी एक सिस्टम अगर मान लो शट डाउन है, क्लोज हो जाता है, तो दूसरे सिस्टम पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी आपस में क्या है कि सारे आपस में सर्वर है, खुद सर्वर है। दूसरा जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता है, सर्वर एक होता है, उसके क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो होता है सर्वर। सर्वर का काम है बस सर्विस प्रोवाइड करना, और क्लाइंट सर्विस लेने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पर रिसीवर जो है वो क्लाइंट है, और जो सेंडर है वो आपका एक सर्वर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो सर्वर होता है वो हम एक ही लैब के अंदर एक ही सर्वर रखते हैं, बाकी सारे क्लाइंट रखते हैं, कि हमको हर एक चीज़ के लिए फुली सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपनी लैब की बात करें तो फ़िलहाल वो सारे स्टैंड अलोन पीसी तो हैं, मतलब पीसी तो हैं वो, लेकिन वो नेटवर्क में नहीं है। सारे स्टैंड अलोन पीसी हैं, सब अपना काम अपने आप ही कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो मैसेज हैं वो या डाटा वगैरह जो है शेयर नहीं करा सकते। अगर उन सिस्टम को आपस में केबल के थ्रू मान लो हम नेटवर्क में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, डाटा इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे का डाटा हम शेयर करा सकते हैं। तो वो जो आर्किटेक्चर होगा वो होगा आपका पीयर टू पीयर। अगर हम लैब के अंदर एक ही सर्वर रख दे, एक ही सीपीयू रख दे, बाकी सारे जो एलईडी और माउस कीबोर्ड है बस ये लगा दे, और एक छोटी सी मशीन आती है जो कम्युनिकेट कराने का काम करती है, वो ले आए, तो हमको लैब के अंदर इतनी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, बस सर्वर एक ही काफ़ी है, और क्लाइंट उसके मल्टीपल। मतलब इसका ये हुआ कि एक सिस्टम को एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर सर्वर क्लोज हो गया तो कोई भी क्लाइंट आपका वो नहीं होगा, कोई भी क्लाइंट आपका नहीं चल पाएगा, कोई भी डाटा शेयर नहीं कर पाएगा। तो इसमें सारा जो भी मेन दारोमदार जो होता है वो जो सेंट्रलाइज होता है वो होता है सर्वर के ऊपर। उसके बाद है स्विचिंग टेक्निक। और स्विचिंग टेक्निक क्या होती है कि एक मैकेनिज्म होता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने का, भेजने का तरीका जो होता है उसी को बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक, कि आपका डाटा स्विच कर रहा है। तो स्विचिंग टेक्निक आपकी मेनली 3 तरह की होती है। सबसे पहला होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उनके बीच में ही कम्युनिकेट होता है, और जब तक वो ऑन रहते हैं तब तक ही कम्युनिकेट हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे फ़ोन कॉल, हम जब फ़ोन कॉल करते हैं तो एक जो आप कॉल करते हो किसी फ्रेंड को, तो वो आपकी जो बात होती है वो केवल तभी हो सकती है जब आप ऑन होगी। मतलब आपने कॉल किया, आपके फ्रेंड ने कॉल उठाई, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपकी कॉल को रिसीव नहीं करता है तो आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्किट स्विचिंग के अंदर एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसके थ्रू जो हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो एक्सचेंज होती है। दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि एक मैसेज के रूप में एक सिग्नल जाता है दूसरे के पास, जैसे ईमेल वगैरह होती हैं, या फिर टेलीफोन की बात करते हैं तो एक तो कॉल, आपकी बात तभी हो सकती है जब आपका फ्रेंड आपकी कॉल को पिक करे, या फिर एक काम हो सकता है आप मैसेज कर सकते हो। अब मैसेज के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सिस्टम चाहे जो मोबाइल फ़ोन है चाहे ऑफ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे ही फ़ोन को ऑन करेगा तो मैसेज ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा। मतलब कि जो मैसेज है आपके, जो डाटा या इन्फॉर्मेशन का जो पैकेट है वो आपका नेटवर्क पे रहता है, और जैसे वो डिवाइस कुछ रिप्लाई करती है तो उसके पास वो सेंड हो जाता चला जाता है। ये होती है हमारे पास मैसेज स्विचिंग टेक्निक। तीसरी है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग जो होती है वो हमारी यूज होती है ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन या जो टेलीफोन नेटवर्क होता है उनके अंदर। लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क बनता है उनके अंदर ये जो हमारी पैकेट स्विचिंग है वो टेक्निक काम करती है। इसके अंदर क्या होता है, एक जो मैसेज होता है उसके को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, उसके पीस होते हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं, और पीस को ब्लॉक बोलते हैं। जो मैसेज है आपका
वो हर एक ब्लॉक में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बांट देता है और उन ब्लॉक को बना के एक पैकेट बनाया जाता है और हर एक पैकेट पे सीरियल नंबर साइन किया जाता है कि 01, 02, 03 की। इसका मतलब क्या है, जब आप डाटा भेजते हो नेटवर्क के ऊपर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डाटा ट्रांसफ़र करता है तो पैकेट, जो छोटे छोटे हमने डाटा के जो पैकेट बनाए थे उनके थ्रू डाटा हमारा भेजा जाता है। कि जो हमारा पैकेट है, जो सीक्वेंस, जो सीरियल नंबर होता है, वो पहले जैसे 01 था वो हमारा पहले जाएगा, 02 उसके बाद जाएगा। इस तरह से वो जो हमारा डाटा था वो सीरियल की हिसाब से उस पर मतलब एक नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद नेटवर्क कंपोनेंट्स। और नेटवर्क कंपोनेंट ये वो कंपोनेंट हैं जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ फिजिकली कनेक्ट करने का काम करते हैं। कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के जोड़ने के, एक सिस्टम को जैसे 10 सिस्टम के साथ जोड़ना है उसको, तो क्या क्या डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहला होता है रिपीटर। और रिपीटर का मतलब ही क्या होता है, रिपीट करना, मतलब सिग्नल्स को रिपीट करना। रिपीटर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे आपका सिग्नल होता है वो कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है या टूटने लगता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं रिपीटर का। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे पहले केबल सेंटर होते थे हर गांव में और उनके बीच में क्या होता था कि एम्पलीफायर लगाया जाता था। वो एम्पलीफायर क्या करता था, क्यों लगाते थे उसको लगाने का पर्पज़ यही था कि जो वायर है उसकी लेंथ पूरे गांव में जानी है, तो जितना लॉन्ग डिस्टेंस होता है वायर के अंदर उसकी जो स्पीड होती है वो उतनी ही कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वायर के अंदर वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, वीक सिग्नल उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस सिग्नल को वापस से रिपीट करता है, मतलब उनको पावरफुल बनाता है। यही काम होता है रिपीटर का। दूसरा होता है हब। हब का मतलब क्या होता है कि ये भी एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है। हब का क्या काम होता है कि ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में सिग्नल्स को सेंड करने का काम करते। तो हब का जो पहला काम होता है क्या होता है, वो पहले रिसीव करेगा। जो सर्वर जो सेंड करता है उससे डाटा पहले रिसीव करेगा, जब तक रिसीव करता रहेगा जब तक डाटा वो आता रहेगा। उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट करता है, उसको फैलाता है दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम तक उसको पहुंचाने का काम करता है हब। हब जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव हब और एक पैसिव हब। जो एक्टिव हब होता है वो पहले इंफॉर्मेशन सर्वर से लेता है, रिसीव करने के बाद उनको आगे भेजता है क्लाइंट के पास। और जो आपका पैसिव हब होता है वो केवल एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम का जो फिजिकल कनेक्शन है, केवल कनेक्शन कराने का काम होता है उसका, बस डाटा शेयर कराने का, कंट्रोल कराने का उसका काम नहीं होता है। तो हब आप जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव हब। इसके बाद होता है स्विच। स्विच भी वही काम करता है जो एक हब काम करता है, लेकिन स्विच को हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि हब तो जैसा भी सिग्नल्स आता है उनको रिसीव करके आगे ब्रॉडकास्ट करता है वैसे के वैसा। लेकिन स्विच क्या होता है, स्विच के पास एक टेक्निक होती है फिल्टरिंग। ये सबसे पहले जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करता है, उसके बाद उनको फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद उनको फॉरवर्ड करता है आगे। तो जो स्विच होता है उसको मोर इंटेलिजेंट मानते हैं एक हब और रिपीटर से, क्योंकि इसके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है फिल्टरिंग एंड फॉरवर्ड। कि मतलब फिल्टर करेगा डाटा, उसके बाद ही आगे भेजेगा, फिल्टर करने के बाद। उसके बाद होता है राउटर। और जो राउटर होता है वो क्या काम करता है कि ये जो स्विच जो होता है, स्विच या हब कोई भी स्मॉल एक नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क है, तो उसके अंदर काम कर सकते हैं हमारा हब या स्विच। जैसे एक सिस्टम के साथ 4 या 5 सिस्टम आपको कनेक्ट करने हो तो हम यूज कर सकते हैं हब या स्विच का। लेकिन अगर आपके पास 20 सिस्टम है, 30 या उससे ज़्यादा हैं, मतलब एक लार्ज नेटवर्क अगर आपके पास है, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे राउटर का।
और राउटर के पास सभी फंक्शन होते हैं जो आपके रिपीटर में, स्विच में और हब में थे। इन सभी का एक जो कॉम्बिनेशन है वो होता है आपका राउटर। जहाँ पर लार्ज नेटवर्क होता है आपका, वहाँ काम करता है आपका एक राउटर। उसके बाद है ब्रिज। और ब्रिज का काम होता है जब आपके दो लैन, जैसे लैन का मतलब जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि हमारे स्कूल की बात करें तो दो लैब हैं, एक जैसे प्राइमरी है, एक जैसे हमारी सीनियर। अगर दोनों लैब को एक साथ कनेक्ट कराना हो या सर्वर टू सर्वर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हमको करना है तो हम यूज करेंगे ब्रिज का। उसके बाद होता है गेटवे। और गेटवे का काम होता है कि जब आपके सिस्टम पे दो डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क आता है तो उसको हैंडल करता है गेटवे। जैसे कि अगर आपके जैसे हमने एक लैब में आपस में एक दूसरे सिस्टम को जोड़ दिया तो लोकल एरिया नेटवर्किंग हो गई, लोकली हैं सारे सिस्टम। अगर उन सर्वर पे हम नेट भी चलाना चाहते हैं तो देखो, एक तो नेटवर्क इंटरनेट का जो नेटवर्क आता है, एक लोकल, तो दो तरह का हमारे पास उसके अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं, उन दोनों को हैंडल कराने का काम होता है गेटवे का। या फिर जैसे इसका एक एग्जांपल मान सकते हैं, हम किसी फ्रेंड को ईमेल करते हैं या कोई भी वेबसाइट ऐसा है जिसमें हमको लॉगिन करना पड़ता है, तो पहले जो लॉगिन हम करते हैं सिक्योर जो आईडी और पासवर्ड हम डालते हैं वो होता है गेटवे का रास्ता आगे जाने का। तो ये काम होता है आपका गेटवे का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।